हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संसार में। जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो हमारी रिवर है, वाटर है, उसके इरोजनल फीचर्स क्या हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, वाटरफॉल पढ़ा था, पोर्ट होल्स पढ़े थे, गोर्जेज, कैनियंस, वैली, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। उनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, कैसे वाटर को पानी ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, मटेरियल को कैसे इरोड करता है। तो वो सारी चीजें हमने देख ली थी। और हमने यहाँ पे लेक्चर खत्म किया था इंटरलॉकिंग स्पर्स के बारे में। तो ये भी एक तरफ से इधर से पानी आ रहा है, एक तरफ से इधर से वैली से ऐसे, तो ये इंटरलॉक, जैसे हम इंटरलॉक करवाते हैं तो इस तरह का पैटर्न बन जाता है। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग स्पर्स है। अब हम बात करेंगे कि जो पानी है बेटा, जो रिवर है, वो डिपोजिशनल फीचर भी, मतलब हमने देखा कि रिवर है वो इरोड भी कर रही है और डिपोजिट भी कर रही है कहीं ना कहीं मटेरियल को, दोनों काम कर रही है। तो डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा एल्युवल फैन। अब ये फिगर देखो बेटा, यहाँ पानी आया, छोटी छोटी स्ट्रीम से पानी आ रहा है, तो यहाँ पे सिल्ट, ग्रेन और इस तरह से जो मटेरियल है बेटा, ये डिपोजिट कर देगी। जो इस तरह से फैन लाइक बर्ड के पंजे की तरह से जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको अगर प्लेन एरिया में आप देखोगे तो वहां उसको बर्ड फ्रूट डेल्टा भी बोलते हैं। लार्ज एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो, जैसे हमारे गंगा रिवर बनाते हैं बंगाल के अंदर बर्ड फ्रूट डेल्टा, है ना। तो इस तरह से फैन लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाते हैं। यहाँ पे ग्रेवल, सैंड वगैरह जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं बेटा, सेडिमेंट है, वो डिपोजिट हो जाते हैं। ऐसा ही फैन आपको देखने को मिलेगा कोसी रिवर, हिमालय रीजन के अंदर। अगर बाहर की इंटरनेशनल बात करें तो डेथ वैली नेशनल पार्क अलोंग द साइड ऑफ द कोलोराडो रिवर, ग्रैंड कैनियन के पास ये चीज आपको मिलेगी। पेनिप्लेन से बेटा लो लैंड एरिया होते हैं, लो हाइट के होते हैं, और ऑलमोस्ट ये होते हैं फीचरलेस प्लेन होता है, मतलब इसमें कोई ऐसे खास फीचर्स नहीं होते। कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप का ये रेजिडुअल्स हिल्स होते हैं। मियांडर बेटा मैंने आपको पहले एक लेक्चर लिया है, ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस तरह से जब नदी घुमावदार पैटर्न में चलती है तो क्या होता है बेटा, एक जगह से ये क्या करेगी, इरोजन करेगी और दूसरी जगह पे डिपोजिशन करेगी। ठीक है, मतलब कि ऐसे पानी आया बेटा, एकदम से पानी आएगा तो क्या करेगा, उछाल के साथ इस एरिया को में क्या कर देगा, ये यहाँ से कटिंग करेगा, और फिर ऐसे स्लो होएगा तो बेटा पानी, तो यहाँ पे ये जो येलो वाला एरिया है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया बेटा, डिपोजिट कर दिया। फिर ऐसे चला पानी, फिर एकदम से यहाँ पे क्या किया इसने, कट कर दिया। फिर ऐसे पानी आया तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया बेटा, डिपोजिट कर दिया। तो इस तरह से जो ये येलो एरिया है यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, और जो पिंक में एरिया दिखा रखा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो नेक है बेटा वो नैरो हो जाएगी और ये एरिया अलग हो जाएगा। एक लेक ऑक्सबो, जैसे हमारा काऊ का पैर होता है ना बेटा, गाय का या बैल का जो पैर होता है, उस तरह की आकृति है वो, उस तरह की शेप की एक लेक बन जाएगी, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और दूसरा इसके अंदर आपने बेटा क्या बताना है, जो मियंडर वाली प्रोसेस है इसके अंदर डिपोजिशन और जो इरोजन की प्रोसेस है वो बेटा वो दोनों होती है, याद रखना है। और कहाँ पे बेसिकली ये बनता है, कोई रिवर है तो उसके मिडल या लोअर कोर्स के अकॉर्डिंग बनता है। देखो इससे ऊपर ये फिगर देखो, मैंने आपको बताया था ना कि रिवर की स्टेजेस बताए थे, यूथफुल स्टेज जो होगी हाईलैंड पे होगी, फिर बीच में मिडल स्टेज होगी। तो आपका जो मियंडर है ना बेटा, या तो मिडल स्टेज में बनेगा या आपका लोलैंड एरिया के अंदर बनेगा। कभी भी मियंडर हाईलैंड एरिया में ऑक्सबो लेक है वो मियंडरिंग वहां पे आपको शो नहीं होगी। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ओके, चलिए हम अपने उस पे आते हैं फिर से। तो मियंडर में डिपोजिशनल और इरोजनल दोनों फीचर आपको देखने को मिलेंगे, और वर्टिकल इरोजन होगा और लेटरल, दोनों तरह के इरोजन ये भी आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। और डिपोजिशन होगा फ्लड प्लेन एरिया के पास। ऑक्सबो लेक मैंने आपको बताया कि ऐसे घुमावदार पैटर्न में जब आते हैं तो एक जगह क्या होता है बेटा, एक जगह डिपोजिशन होता है, एक जगह इरोजन होता है, और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, इतना ये सिस्टम हो जाएगा कि ये एरिया है वो एकदम से कट के अलग हो जाएगा, और इस एरिया को बोलते हैं बेटा ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या है, फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन द मियंडर इज कट। मियंडर कट हो जाएगा मेन रिवर से, और इस एरिया को हमने दे दिया, क्या दे दिया, ऑक्सबो लेक दे दिया, और इसको हॉर्स शू के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ऑक्सबो है बैल के शेप का, बेसिकली इसको माना है इसलिए ऑक्सबो बोला जाता है। लेवाई क्या होता है बेटा, लेवाइस रेज्ड बेड
मतलब जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। और ये किसकी वजह से होता है बेटा? फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से। और फ्लडिंग के टाइम पे क्या होगा? रिवर डिपोजिशन कर देगी किसका? सेडिमेंट का, उसको बोलते हैं लेवी। एक तरह से ये जो एलुवियल फैन होते हैं, समथिंग ऐसा ऐसा इसको बोलते हैं, फीचर्स ये होता है। यहाँ पे कोर्स पार्टिकल मतलब काफी फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। फ्लड प्लेन की अगर बात करें, ओबीसी बात है, फ्लड प्लेन क्या होता है बेटा? फ्लैट एरिया होता है लैंड का, रिवर के साथ साथ, और रिवर के नदी के जो किनारा है उसके साथ साथ यहाँ पे चैनल्स हैं। वहां पे क्या करते हैं, ये मिट्टी है वो आके डिपोजिट कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं सारे जो भी नदी बहा के लेके आई अपने साथ, ग्रेन्यूल्स हैं और छोटे छोटे सिल्ट सैंड पार्टिकल्स हैं, वो आके जमा कर देंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन एरिया। अब एस्चुरीज की बात कर लेते हैं। एस्चुरीज क्या है? ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है एस्टोरेनियम। इससे क्या होता है? इसका मतलब है टाइडल इनलेट ऑफ सी, मतलब कि टाइडल जो इनलेट है, लाइक मान लो कि ये सी है और मान लो ये लैंड है और ये सी है, इधर सी बना देते हैं, ये ऐसे पानी जाता रहेगा बेटा, ठीक है, लैंड की तरफ। वहां पे एक मुहाना ब्रैकिस वाटर का ये होता है सिस्टम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रैकिस वाटर भी मिल जाएगा और फ्रेश वाटर एस्चुरीज भी मिल जाती है। एस्चुरीज है पार्सली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, फिर पानी जाता रहेगा और एक आधी खुली आधी बंद टाइप की एरिया सा बन जाएगा, लेक टाइप सा एरिया बन जाएगा। पार्सली एनक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ द ब्रैकिस वाटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रैकिस वाटर है विद वन और मोर रिवर फ्लोइंग इन टू इट, और एक से ज्यादा रिवर इसके अंदर फ्लो करते रहे हैं विद द फ्री कनेक्शन ऑफ द ओपन सी। तो किसके साथ इसका माउथ कहाँ ओपन होगा बेटा? जैसे मैंने बताया था, इस साइड अगर सी मान लो, इधर लैंड मान लो, तो माउथ की तरफ इसका, सॉरी सी की तरफ इसका माउथ है वो ओपन होगा। फिर इनफ्लो ऑफ बोथ सी वाटर एंड द फ्रेश वाटर प्रोवाइड ए हाई लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि फ्रेश वाटर भी रिवर्स आ रही है और सी का वाटर भी मिल रहा है, तो दोनों के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो एक अच्छा होता है इसके लिए। अगर फिशिंग वगैरह करनी है तो एस्चुरी अच्छी होती है फिशिंग के लिए भी। Hence it make estuary among the most productive नेचुरल हैबिटेट इन द वर्ल्ड। नर्मदा रिवर भी इस तरह की एस्चुरी बनाती है, कहाँ पे? गुजरात के अंदर। फिर बात करते हैं बेटा डेल्टा की। ये सबसे लास्ट स्टेज में बनता है, ओल्ड स्टेज के अंदर रिवर के डेल्टा, मतलब फाइनली वहां पे जाके सारा डिपोजिशन कर देती है सी में मिलने से पहले। ट्राइंगुलर शेप का जो लैंड फॉर्म बनता है, एलिवेल डिपोजिशन, मतलब जो भी मिनरल्स और सैंड पार्टिकल्स है वो लेके आई है ना, एक मुहाने पे बिछा देगी माउथ ऑफ, ये फिगर देखो आप दोबारा से। ये देखो, ये लेके आई पानी, ऐसे आती है नदी अपनी पूरी यूथफुल स्टेज में भी रह ली, मेच्योर स्टेज में भी रह ली, फाइनली यहाँ के ये सारा मटेरियल है वो सी में गिरने से पहले डिपॉजिट कर देगी। तो कहाँ पे बनेगा? माउथ ऑफ द रिवर में जाके ये डेल्टा बनेगा, ठीक है जी। और द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है बांग्लादेश के पास, तो वो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ये भी याद रखना है। अब टाइप ऑफ डेल्टा के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी किस शेप में रिवर है वो पार्टिकल्स है वो डिपोजिट करती है, उनकी एक शेप बन जाती है, तो उसके शेप पे बेटा कितने तरह का है? आर्कुएट, स्चेरियन और बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा में तो ऐसे होगा बेटा, जैसे पक्षी का पैर होता है, ये रिवर आ रही है, रिवर आ रही है तो बेटा इस तरह से, इस तरह का कुछ फीचर है बेटा, डेल्टा का बन जाएगा, इसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना है। और आर्क्यूएट मतलब कि आर्क की तरह से, एक जैसे बो होता है हमारा, धनुष होता है, उसकी शेप में आर्क बन जाएगी। बोर्ड और कर्व्ड डेल्टा, कन्वेक्स मार्जिन फेसिंग वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं, उसको फैन शेप डेल्टा भी बोलते हैं। जैसे कि रिवर नाइल है बेटा इजिप्ट के अंदर, गंगा डेल्टा इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्चेरियन डेल्टा की अगर बात करें, ये कहाँ पे? रिवर और ओशियन के साथ ही, मतलब कि रिवर, यहाँ रिवर आ रही है, आगे किसमें जाके गिरेगी बेटा? ओशियन के अंदर जाके गिरेगी, तो यहाँ पे जाके ये स्चेरियन डेल्टा बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल साइन रिवर ऑफ द फ्रांस, ये बस आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है। बर्ड फुट डेल्टा की अगर बात करें बेटा, बर्ड में बस जैसे पक्षी के पैर होते हैं वैसे वैसा शेप बन जाएगी उसकी, फाइन
सैंड पार्टिकल्स की। इसमें जो मेजर एग्जांपल है बेटा वो मिसिसिपी रिवर डेल्टा का है, आपने याद रखना है। पूछ लिए जाते हैं कौन सी रिवर किस तरह का डेल्टा बनाती है, तो मिसिसिपी बेटा बर्ड फ्रूट डेल्टा बनाती है, स्चुएरिन डेल्टा साइन रिवर ऑफ फ्रांस बनाती है, और आर्क्वेट डेल्टा है गंगा डेल्टा प्लेन को आप आर्क्वेट डेल्टा बोल सकते हो। तो बर्ड फ्रूट डेल्टा में क्या है, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फाइन, बिल्कुल फाइन मटेरियल है वो रिवर डिपोजिट कर देगी कहाँ पे, स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर, और इस तरह के डेल्टा को क्या बोलेंगे, बर्ड फ्रूट डेल्टा बोलेंगे। फिर उसके बाद होता है लैकुस्ट्राइन डेल्टा। ये कब बनता है, व्हेन रिवर फ्लो इनटू अ लेक, जब लेक में रिवर जाके गिरती है तो उस तरह की डेल्टा जो है वो लाने रिवर डेल्टा और आयरलैंड की जो रिवर है वो बनाती है, ठीक है। फिर है ट्रंकेटेड डेल्टा। सी वेव और जो ओशन करंट है वो मॉडिफाई कर देते हैं किसको, जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं रिवर के उसको, और इस तरह से डिपोजिशन और इरोजन का वर्क होता है। इस तरह के जो डेल्टा बनते हैं डाइसेक्टेड डेल्टा, उनको ट्रंकेटेड डेल्टा भी कहते हैं। फिर है अबेंडेंड डेल्टा, जैसे नाम से पता चल रहा है भी अबेंडेंड, अनाथ। व्हेन द रिवर शिफ्ट इट्स माउथ, मतलब अपना मुंह है वो चेंज कर लेते हैं, भी जो फाइनली जाके गिरना है वो पैटर्न चेंज हो जाता है। और द डेल्टा ऑलरेडी मेड इज लेफ्ट अबेंडेंट, और जो डेल्टा जो बना है उसको छोड़ छाड़ के वो चली गई है रिवर, सच डेल्टा इज कॉल्ड अबेंडेंट डेल्टा। जैसे कि येलो रिवर डेल्टा चाइना के अंदर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ गंगा डेल्टा मेड बाय हुगली रिवर, ठीक है। मतलब कि आपको पता है ना हमारी जो गंगा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक तो इधर चली जाती है बांग्लादेश में, और एक इसमें पश्चिम बंगाल में ही रह जाती है, हुगली रिवर है ना। तो ओरिजिनल डेल्टा से इसने अपना क्या कर लिया, मुंह फेर लिया, तो इस तरह की डेल्टा को बोलते हैं अबेंडेंट डेल्टा। फिर है कस्पेड डेल्टा, बस छोटे छोटे नाम याद रखने, इतना भी डिटेल में नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल डेल्टा, बेटा यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, ये पानी आ रहा है, ये यहाँ पे जाके लेक में और इसके अंदर ये पानी गिर रहा है, सिंपल सा डेल्टा ये बन रहा है। ये मैंने आपको बताया, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल डेल्टा। बी है कस्पेड डेल्टा, इस तरह का जो शेप बनेगी बेटा इसको बोलते हैं कस्पेड डेल्टा। और डी वाला है बेटा बर्ड फुट डेल्टा, जैसे पक्षी के पैर होते हैं बर्ड फुट डेल्टा। और सी का है बेटा ये आर्कवेट, आर्क टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, इसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। जैसे ये एक पैर हो गया और ये बर्ड फुट वाला हो गया बेटा, एक ये दूसरा पंजा हो गया पक्षी का, ऐसे लगा जैसे पक्षी के पैर है ना। अच्छा, ये जर्नी दिखा रखी बेटा, जर्नी ऑफ अ रिवर, इनके नाम आप बता सकते हो, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपने बताने हैं। आप इनके स्टेजेस के नाम लिखो। तो कीवर्ड्स है माउथ, ट्राइब्यूटरी, मिएंडर, डेल्टा, सोर्स। अब बताओ कैसे हम, देखो यहाँ पे इन्होंने बेटा पहाड़ दे रखे हैं, ये पहाड़ है तो obvious सी बात होगी, ये क्या हो गया, नदी का माउथ होगा। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई ब्लैंक छोड़ देंगे इस जगह, बताओ ये क्या है, तो ये तो obvious सी बात है, क्या है, ये सोर्स है जहां से पानी मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ, यहाँ से पानी मिल रहा है, ये तो सोर्स हो गया। ये दो क्या आ रही है बेटा इसके अंदर, ट्राइब्यूटरी आ रही है, पानी इसमें ऐड कर रही है। उसके बाद ये ऐसे घुमावदार पैटर्न है बेटा, ये क्या है, मिएंडर है, क्या है, मिएंडर है। फिर ऑक्सबो लेक है, ये वाला जो एरिया टूट गया बेटा ये क्या है आपका, ऑक्सबो लेक है। को इन्फ्लुएंस, दो नदी यहाँ पे आके मिल रही है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, को इन्फ्लुएंस बोलेंगे। ये सोर्स है आपका, ठीक है, यहाँ से कहीं से पानी आ रहा है, ये सोर्स है। तो फ्लड प्लेन, ये साइड वाले एरिया आपके क्या है बेटा, ये सारे फ्लड प्लेन है। और ये बताओ कहाँ, ये क्या है, फाइनली आपके डेल्टा है। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर आगे हम पढ़ेंगे बेटा ग्लेशियर के बारे में, इसके बारे में, ग्लेशियर के बारे में। तो ग्लेशियर क्या है, ह्यूज मास ऑफ आइस, किसका मास है, एक बर्फ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है जो स्लोली मूव करेगा अलोंग द स्लोप ऑफ माउंटेन। मतलब कि ये पहाड़ है, पहाड़ पे ये ग्लेशियर है, तो पहाड़ की ढलान के साथ साथ स्लोप के साथ साथ ये मूव करेगा, बड़ा सा आइस का बर्फ का टुकड़ा। टर्म ग्लेशियर मतलब फ्रेंच वर्ड है बेटा, जिसका मतलब है आइस, ग्लेस मतलब आइस। ग्लेशियर ऑफन कॉल्ड द रिवर ऑफ आइस, ठीक है, मतलब कि बर्फ की नदी भी इसको बोला जाता है। अभी सी बात है, नदी पानी कहाँ से लेती है, ग्लेशियर से ही लेती है, सोर्स तो यही है पानी का। इट फॉर्म वेयर द अकुमुलेशन ऑफ स्नो एक्सीडेड
अबलेशन ओवर द मैनी ईयर्स, भी बहुत ज्यादा स्नो है यहाँ पे, जमती रहती है। द प्लेसेस वेयर द स्नो लाई फॉर अ होल ईयर कॉल्ड द स्नोफील्ड, भी हमेशा जब वहाँ स्नो बनी रहती है उसको बोलते हैं स्नोफील्ड। इमेजिनरी लाइन अबो विच देर इज अ परमानेंट स्नोफील्ड इज नोन एज द स्नो लाइन, ठीक है। और जहाँ पे ऐसी लाइन मान लो कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ पे मैंने मान लो इमेजिनरी लाइन खींच दी, यहाँ इस चोटी पे हमेशा परमानेंट, इस लाइन से ऊपर हमेशा बर्फ रहेगी, उसको बोलते हैं द स्नो लाइन। स्नोफील्ड आर ऑलवेज सिचुएटेड अबो द स्नो लाइन, और स्नोफील्ड बेटा कहाँ पे, जहाँ परमानेंट बर्फ होगी अबो द स्नो लाइन वहां पे होंगे। स्नो लाइन डिफर अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, ऑब्वियस सी बात है हाइट के अकॉर्डिंग वो डिफर करते हैं। अमाउंट ऑफ स्नोफॉल भी वहां पे डिफरेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ विंड भी डिफरेंस रहेगा वहां पे भी। फिजिकल फीचर ऑफ द रीजन, और वहाँ उस जो जहाँ पे स्नो लाइन है या स्नो पड़ती रहती है वहाँ की फिजिकल फीचर्स हैं वो भी अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं बेटा। स्नो स्टार्ट मेल्टिंग अबो बिलो द स्नो लाइन, और जो बर्फ बेटा पिघलती है वो कहाँ से पिघलती है, स्नो लाइन के नीचे से। अंडर द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर के प्रेशर की वजह से स्नो है वो पिघलती है। The lower layer of the snow field began to melt, causing the mass of a snow to move down slope as a glacier. ये कह रहा है कि जो लोअर लेयर है स्नो फील्ड की मेल्ट हो जाती है, और इसकी वजह से अपर वाली लेयर है वो मूव करती है नीचे से, क्योंकि सरफेस के जो गैप है ना, गैप आ गया ना, नीचे पानी पिघल रहा है, ऊपर बर्फ का टुकड़ा जमा हुआ है, तो वो गैप की वजह, प्रेशर की वजह से एकदम से वो टुकड़ा टूट जाता है। ग्लेशियर मूव एन एवरेज स्पीड ऑफ 1 मीटर पर डे, तो जो ग्लेशियर है बेटा वो 1 मीटर पर डे की स्पीड से मूव करता है। 96% ऑफ ग्लेशियर अकर इन द अंटार्कटिका और द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड वाले एरिया में और अंटार्कटिका वाले एरिया में 96% ग्लेशियर्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं, कहता है कि जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर, और ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। कितना है बेटा, 96 किलोमीटर तो ये चौड़ा है, और 435 किलोमीटर लंबा है। और गहरे की बात करें तो 2500 मीटर ये गहरा है। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर की बात करें तो कितने तरह के हैं, कॉन्टिनेंटल, आइस कैप, माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर, ये तो इतने टाइप हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या होते हैं, कहाँ में मिलेंगे, ऑब्वियस बात है पोलर रीजन में मिलेंगे, हमारे धरती के जो पोलर वाले रीजन, जैसे कि इधर मिल जाएंगे आपको, क्या नाम है अपना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मिलेंगे, चाहिए फिनलैंड वाला एरिया हो, स्वीडन वाला, नीदरलैंड वाला, ऊपर रशिया वाला, सबसे ऊपर वाला जो आर्कटिक रीजन है ना। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है बेटा किसके, मतलब बरसात किसकी फॉर्म में होती है, बर्फ की फॉर्म में बरसात होती है, मतलब स्नो भी क्या है, एक तरह की प्रेसिपिटेशन है, फॉर्म ऑफ बारिश है, ठीक है। स्नो दैट फॉल ईयर टू ईयर ग्रेजुअली गेट अकोमुलेटेड, भी से बात है कि हमेशा बर्फ पड़ती रहेगी तो वो एक जगह क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, इसकी वजह से बहुत सारा आइस मास है वहां पे जम जाएगा, और इस आइस शीट को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो मैक्सिमम थिकनेस है आइस शीट की ग्रीनलैंड के अंदर वो बेटा है 3400 मीटर, मतलब कि इतना गहरा ये हो सकता है, मतलब इतनी बर्फ इतनी जमी होगी। विद मैक्सिमम थिकनेस कितनी है अगर पूछे तो बेटा, मैक्सिमम थिकनेस है आइस शीट की अंटार्कटिका के अंदर ये है 4776 मीटर, इतनी आपको अंटार्कटिका के अंदर आइस शीट मिलेगी। सम टाइम एंड ऑफ द आइस शीट प्रोजेक्ट आउटवर्ड द सी, तो कहाँ आउटवर्ड द सी की तरफ ही देखने को मिलेंगे आइस शीट। वेव ऑफ द सी स्ट्राइक अगेंस्ट देम एंड ब्रेक द आइस शीट इनटू द ब्लॉक ऑफ फ्लोटिंग नोन एज द आइसबर्ग, आपने कई बार देखा ना आइसबर्ग, ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं वो तैरते रहते हैं, क्यों, पानी, समुद्र का पानी उनको कंटिन्यू हिट करता रहता है, और इसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है। फिर आइस कैप की बात करें, कहता है ये इट इज द कवरिंग ऑफ अ स्नो, स्नो की कवरिंग है, टोपी है, आइस ऑन द ओशियन ऑफ पोल्स, ठीक है। The ice cap can cover vast area with the extensive accumulation of snow and ice, जैसे कि स्वार्टियन आइस है कैप इन द नॉर्दर्न नॉर्वे के अंदर, इसको ये आइस कैप होते हैं, मतलब आइस की टोपी कहते हैं ना, टिप ऑफ आइसबर्ग, भी ऊपर वाला जो हिस्सा है कवरिंग है। माउंटेन और वैली ग्लेशियर जो, जिसको इनको क्या बोलते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर्स भी बोलते हैं, दे फ्लो लाइक ए टंग ऑफ द आइस डाउन थ्रू द माउंटेन वैली फ्रॉम द आइस कैप से क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं नीचे की साइड। प्रीडोमिनेंट जो ग्लेशियर है कॉन्टिन्यूअस आइस शीट बेस कहाँ पे मिलेंगे बेटा, बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बेस पे भी मिलेंगे। द वैली ग्लेशियर और अल्पाइन ग्लेशियर फाउंड इन द हायर रीजन ऑफ द हिमालय,
ऑन ऑल सच माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह के जो माउंटेन है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा ग्लेशियर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कहते हैं जो मूविंग बर्फ है, मास है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मूवमेंट के, स्पीड के, और उसका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, रेट ऑफ मूवमेंट है वो स्लो है कैसा है। तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर क्या है बेटा, वेरी स्लो है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि 1 मीटर अगर मूव करेगा तो ये 1 मीटर पर डे की तरफ से ये मूव करेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जो रेट है मूवमेंट का, स्पीड का, वो डिपेंड करेगा सर कि भी साइज कितना है ग्लेशियर का, अभी कितना मास का, कितना बर्फ का वो टुकड़ा है, और स्लोप ऑफ द वैली, और वैली के स्लोप पे डिपेंड करेगा। सम टाइम द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर फॉर्म क्रैक नोन एज द क्रेवास। मतलब ग्लेशियर में क्या पड़ जाए, अगर दरार पड़ जाए तो उसको क्रेवास बोलते हैं। क्रेवास आर द डीप फीचर ऑफ द वेरिएबल विड्थ इन द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। मान लो कि ये पूरा ग्लेशियर है, इसके बीच में अगर कोई दरार पड़ जाए इसको बोलते हैं क्रेवास। दिस क्रेवास आर डेंजरस टू द माउंटेनियर्स। और कई बार माउंटेनियर्स को अगर ये ना दिखे तो बेटा बीच में दरार पड़ेगी तो कई बार धंस भी जाते हैं इसके अंदर, और पता नहीं ये कितने मीटर फिर गहरा होता है ग्लेशियर। ठीक है ना, तो ये जो दरारें दिख रही हैं बेटा, ठीक है, ये क्या है, क्रेवास। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक्शन ऑफ द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स कैसे काम करते हैं। ग्लेशियर परफॉर्म 3 एक्शंस, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। भी सी बात है बेटा, कोई चीज मूव करके आ रही है, जैसे बह के आ रही है कोई चीज, तो उसके ये 3 फीचर तो होंगे ही होंगे, भी इरोजन भी करेगा, और डिपोजिशन भी करेगा, और ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा। तो ये बेटा हम कल करेंगे, ठीक है।